Hello everyone, welcome to ITLS Academy. Our today's lecture is about blood. आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड या खून के बारे में। जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो था, हम लोगों ने डिस्कस किया हीमेटोपोएटिक सिस्टम। हीमेटोपोएटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो फॉर्म कैसे होता है, ब्लड कैसे बनता है, उसके बनने की प्रोसेस क्या है, हम लोगों ने देखा। जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि ये जो ब्लड होता है ये क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किन तत्वों से मिलके हमारा ब्लड बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद ब्लड। सबसे पहला टर्म आता है ब्लड। ब्लड है क्या? सबसे पहले तो समझना यही ज़रूरी होता है कि ब्लड तो कह दिया है, सभी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ है क्या? साइंटिफिक तरीके से अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है? सो द आंसर इज ब्लड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक से दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके बनना, दो से अधिक। कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई एक से ज़्यादा चीज़ उसमें प्रेजेंट है, कोई सिंगल चीज़ नहीं है। अच्छा, दो से ज़्यादा चीज़ें तो हैं, कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? तो आंसर इज कि ये प्लाज्मा एंड सेल्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है और कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये सेल्स कैसी हैं? दैट सर्कुलेट थ्रू द इंटायर बॉडी। ऐसी सेल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। सर्कुलेट का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इन शॉर्ट अगर हम कह सकते हैं तो ये पूरी बॉडी में घूमने का काम करती हैं। इसको हम घूमना बोल सकते हैं। पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रही हैं, और पूरी ही बॉडी, इंटायर बॉडी मतलब पूरी बॉडी में ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। तो ब्लड एक कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें कि मेन दो चीज़ें हमने देखी, प्लाज्मा है, सेल्स है। अब हम देखेंगे कि क्या कंपोजिशन है प्लाज्मा का, कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं प्लाज्मा में, और क्या क्या कंपोजिशन है सेल्स का, कौन सी सेल्स हैं जो कि ब्लड में, हमारे खून में प्रेजेंट हैं। अगर बात करें ब्लड की तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडीली फ्लूइड। स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है, स्पेशल का मतलब सभी लोग समझते होंगे, स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है कि एक विशेष तरीके का फ्लूइड है। एक विशेष तरीके का फ्लूइड है दैट सप्लाईज, जो कि सप्लाई करता है, एक से दूसरी जगह पे चीज़ों को ले जाता है, इसेंशियल सब्सटेंसेस। इसेंशियल सब्सटेंसेस का मतलब होता है ज़रूरी पदार्थ। मैं लिख देती हूँ, ये मतलब होता है इसेंशियल सब्सटेंसेस का। अब जो ब्लड है ये सप्लाई तो कर रहा है इसेंशियल सब्सटेंसेस का, लेकिन कहाँ कर रहा है? हमारी बॉडी में। और वो जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जो जरूरी पदार्थ हैं, वो क्या हैं? वो हैं शुगर, ऑक्सीजन एंड हार्मोन। जो शुगर होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला शुगर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को, हार्मोन्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए। तो हार्मोन्स को, ऑक्सीजन जो कि जिसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते, और इसके साथ ही शुगर जो कि ग्लूकोज है, इनको, यही होते हैं इसेंशियल सब्सटेंसेस।
और इन्हीं को ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो इसकी स्पेशलिटी अब आपको समझ में आ गई होगी कि कितना ज़रूरी है ये हमारी शरीर के लिए। यही नहीं, इसके अलावा इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम दी सेल्स इन दी बॉडी। ये क्या करता है? वेस्ट रिमूवल का काम करता है। वेस्ट मतलब एक ऐसा कंपोनेंट, शरीर की ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है, उनको शरीर से निकालता है। इसके अलावा ये अपने साथ में CO2 को लेके आता है, हमारे फेफड़ों तक लाता है, फिर फेफड़ों से हम CO2 बाहर निकाल देते हैं। ये वो भी एक तरीके का वेस्ट रिमूवल ही है। तो ये जिन पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है शरीर में, उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हमने पढ़े वो ये हैं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं शरीर के लिए, उनको पहुंचाता है, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये है एक ब्रीफ ओवरव्यू, एक समरी या एक सारांश, जिसमें कि हमने ब्लड को देखा कि क्या चीज़ है ब्लड और क्या करता है, किस लिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, तो हमने अभी अपनी पुरानी जो पहली वाली स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि पोषक तत्व में क्या आता है। शुगर आता है जो कि ग्लूकोज है, और उसके अलावा आते हैं हार्मोन्स। तो ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इसमें आ गया, ऑक्सीजन, शुगर प्लस हार्मोन्स। और इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे से होते हैं न्यूट्रिएंट्स, होते हैं कुछ बहुत माइन्यूट से पोषक तत्व होते हैं, उनको भी पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या एक से दूसरी जगह पहुंचाता है। और इसके अलावा रिमूव्स सेलुलर वेस्ट, जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हटाता है। और इसके अलावा बहुत से और वाइटल फंक्शंस, वाइटल मतलब शरीर के लिए बहुत ज़रूरी क्रियाएं कुछ होती हैं, कुछ कार्य होते हैं, ये उनको भी परफॉर्म करता है। चलिए देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है ब्लड का, क्या संरचना है इस ब्लड की। संरचना में हम ये पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलके बना है हमारा ब्लड। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। हमने पहले भी देखा था कि प्लाज्मा और सेल्स से मिलके बना होता है। ब्लड में दो चीज़ें आती हैं। अगर बात करें हम ब्लड की, तो इसमें आता है प्लाज्मा और आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या सेल्स। अब इन सेल्स में क्या आता है, कौन सी सेल्स होती हैं? तो ये होती हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में। यही यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लड होता है उसमें पहला कंपोनेंट तो होगा प्लाज्मा, फिर उसके अलावा होगा रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अभी हमने ब्लड को दो पार्ट में तो डिवाइड कर लिया, हमें ये भी तो देखना है कि जो प्लाज्मा है और सेल है, ये हमने कह दिया कि हमारा ब्लड इन दो चीज़ों से मिलके बना है। लेकिन ये चीज़ देखना ज़रूरी होगा यहाँ पे कि कितना प्लाज्मा है, कितनी सेल्स हैं। ब्लड भाई अगर हम पूरा इसको 100 लेते हैं तो 100 में से कितना प्लाज्मा प्रेजेंट है और कितनी सेल्स प्रेजेंट है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो इसमें जो प्लाज्मा होता है ये बहुत बड़ा भाग बनाता है, ये लगभग 55% तक प्रेजेंट होता है। जबकि जो सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 45% तक का भाग बनाती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है कंपोजिशन कैसे डिवाइड किया अगर ब्लड को, तो 55% तक प्लाज्मा है और 45% इसमें ब्लड प्रेजेंट है।
अब आप देखिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है। इसमें ये जो येलो कलर का दिख रहा है, चारों तरफ से भरा हुआ मटेरियल दिख रहा है कुछ, ये जो येलो कलर की फिलिंग है यही है प्लाज्मा। यही प्लाज्मा बना रहा है आपका 55% वाला भाग। इसके अलावा यहाँ पे ये सेल्स हैं जो रेड हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये छोटे छोटे से जो टुकड़े दिख रहे हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स का कोई स्पेशल शेप और साइज नहीं होता है, ये सेल्स के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं, और उन्हीं फ्रेगमेंट्स के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, और बहुत हेल्प करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में या खून का थक्का जमने में। ये देखिए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के लिए एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दिखाया गया है। ये है एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं उसका एक ओवरव्यू बताती हूँ। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जिसमें ये आपको क्यूबेट दिख रही है छोटी छोटी सी, इनको लगा दिया जाता है, कोई भी मटेरियल भरा होता है और इनको लगा दिया जाता है, इसमें चारों तरफ ये लगी हैं। फिर इसको बहुत ही तेज स्पीड में रोटेट कराया जाता है, घुमाया जाता है, बहुत तेज स्पीड में घूमता है। तो होता यह है कि जो वजन चीज़ें होती हैं इसमें, वो नीचे की तरफ आ जाती हैं, जो वजन चीज़ें जितनी होंगी, और जो हल्की चीज़ें होंगी वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। जितनी भी वजन चीज़ें होंगी वो सारी नीचे प्रेजेंट होंगी, और हल्की चीज़ें सारी ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो सेंट्रीफ्यूज इसीलिए करते हैं कि अगर कोई भी लिक्विड है, कोई भी पदार्थ है, पूरा मिक्स होके रखा है, तो उसमें से जो हैवी चीज़ें हैं और जो लाइट चीज़ें हैं, इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। इसमें हमने ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया तो देखिए कैसा कंपोजिशन मिल रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो सबसे हल्का होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% का भाग बनाता है और ये सबसे ऊपर प्रेजेंट है। जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया, इसको रोटेट किया, तो सबसे ऊपर प्लाज्मा आ गया। प्लाज्मा से थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता है WBC का, वाइट ब्लड सेल्स का। अब ये वाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा के ठीक नीचे प्रेजेंट होती हैं, थोड़ा सा हैवी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैवी हैं हमारी RBCs, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये यहाँ पे सबसे नीचे प्रेजेंट होती हैं। जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होगी उसमें सबसे नीचे आपको RBC देखने को मिलेगी। ये पूरा जो कंपोजिशन हमको मिला इस ट्यूब में, इसमें प्लाज्मा तो 55% ही मिलेगा, लेकिन ब्लड जो हमारी सेल्स थी वो 45% बना रही थी ना, तो उस 45% में 4% में WBC और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, और बचा हुआ जो 41% है उसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं। हम जानते हैं कि जो WBCs हैं हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितना कम अमाउंट है इनका। जब ये मिला है आपको कंपोजिशन कितनी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो सोचिए इनका काम कितना ज़्यादा होता है, कितना हैवी होता है कि जरा सी अमाउंट में, जरा सी मात्रा में प्रेजेंट होने के बावजूद ये इतना काम करते हैं, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। तो ये है हमारे ब्लड का कंपोजिशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिटेल में प्लाज्मा और उनकी जो सेल्स होती हैं ब्लड में प्रेजेंट, उनके बारे में। सबसे पहला है प्लाज्मा। This constitutes approximately 55% of blood fluid in humans. Humans की बात कर रहे हैं हम, इंसानों की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत सी चीज़ें जब मिलके, तरह तरह की चीज़ें मिलके किसी एक चीज़ को बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट करना। इसमें छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं
और ये बनाती है किसी चीज़ को। तो छोटी छोटी सी जो प्लाज्मा है, ये बनाता है 55% का भाग। और ये बात की है हम लोगों ने इंसानों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में। अब देखते हैं प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा में। तो अगर हम प्लाज्मा का एक क्लासिफिकेशन करें, जैसे कि हमने ब्लड का किया था, तो लगभग 90% के आसपास इसमें पानी होता है, वाटर होता है। और जो बचा हुआ पार्ट होता है 10% तक लगभग, उसमें आपको CO2 मिलेगा, शुगर मिलेगा, हॉर्मोन्स मिलेंगे, कुछ पोषक तत्व भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा इज 92% वाटर। हम लोगों ने 90% अभी देखा, लगभग 90 से 92% तक इसमें पानी प्रेजेंट होगा, वाटर होगा, H2O प्रेजेंट होगा। और एंड द कंटेंट्स ऑफ द रिमेनिंग 8% इंक्लूड, जो बचा हुआ 8% का भाग है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो बचा हुआ 8% है, उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, हार्मोन्स। जो ग्लूकोज है, यही हमारा मेन एनर्जी का सोर्स होता है। हमारे शरीर में एनर्जी का जो सोर्स है वो ग्लूकोज ही तो है। जो ग्लूकोज होता है वो मेन एनर्जी का सोर्स होता है। जो हार्मोन्स होते हैं, ये शरीर के पलने बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ग्रोथ के अलावा ये बहुत से काम करवाते हैं हमारे शरीर में। हार्मोन्स बहुत सी प्रक्रियाओं को करते हैं, बहुत से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, बहुत सी चीज़ों को शुरुआत करते हैं। तो कुल मिला के हम कहें अगर, तो हार्मोन्स हमारे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स, सॉल्ट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और विटामिन्स। यही सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं जो न्यूट्रिएंट्स की बात हम करते हैं, जो पोषक तत्वों की बात करते हैं। यही सारे पोषक तत्व सब कुछ इसमें प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि 90% से भी ज़्यादा इसमें वाटर है। और सिर्फ 8% में, सिर्फ और सिर्फ 8% में कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब हम लोगों ने प्लाज्मा तो देख लिया, ब्लड के कितने हम लोगों ने कंपोनेंट देखे थे। अगर हम ब्लड की बात करें तो इसमें प्लाज्मा था और सेल्स थी। अब सेल्स कितने टाइप की देखी थी हम लोगों ने, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड इसके अलावा प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा में हम लोगों ने देख लिया कि प्लाज्मा क्या है, किस चीज़ से मिलके बना है और क्या है। अब आता है सेल्स का नंबर। ये जो सेल्स हैं ये क्या हैं और कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो क्या फंक्शन करती हैं, करती क्या हैं। जो ये सेल्स हैं, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ये क्या करती हैं। तो चलिए अब हम जो ब्लड का दूसरा पार्ट है, जो 45% वाला पार्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेड ब्लड सेल्स, इनको हम RBCs बोलते हैं और इसके अलावा इनको एराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। They are shaped like slightly indented flattened disc। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्लाइटली इंडेंटेड का मतलब होता है इसमें डेंट जैसा पड़ा होता है, छोटा सा गड्ढा जैसा आपको दिखेगा। और ये पूरा सेल ऐसे होगा, फ्लैट डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें हल्का सा गड्ढा जरूर दिखता है। और ये करती क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू एंड फ्रॉम द लंग्स। जो हमारे फेफड़े होते हैं,
ऐसे हमारे फेफड़े प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाती हैं और पूरे ऑक्सीजन वहाँ से वापस भी लेके आती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन का। लंग्स से ले जाना, लंग्स तक वापस उसको लेके आना, ये सारा काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। ये जो हमारी आरबीसीज हैं, इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, ये रेड कलर की होती हैं, इसीलिए इनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। लेकिन इनका जो रेड कलर है वो कहाँ से आता है? चलिए अब उसके बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कंटेन्स आयरन। जो हीमोग्लोबिन है यही रिस्पॉन्सिबल भी होती है इसके रेड कलर के लिए। जो लाल रंग का कलर मिलता है खून को या ब्लड को, वो इन्हीं आरबीसीज की मदद से मिलता है। यही आरबीसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड के रेड कलर के लिए। और इसमें जो रेड कलर है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है याद करने के लिए। ये जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को रखता है। ये जो आयरन है इसी से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक आयरन से जुड़े हुए होते हैं। ये एक के बाद एक करके इसमें जुड़ते रहते हैं। और जो हम बोल रहे हैं कि ना आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और ले जाने का माध्यम होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है, आयरन से ऑक्सीजन बाइंड होगा, इससे जुड़ेगा और शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। तो जो हीमोग्लोबिन में आयरन होते हैं यही रिटेन करते हैं दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रखते हैं अंटिल इट्स डेस्टिनेशन, जब तक इनको डेस्टिनेशन का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पे उनको पहुँचना है, जो इनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक जब ये पहुँच जाते हैं तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को जिस जगह पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँचा देते हैं और ये आयरन फिर से फ्री हो जाता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी इज 4 मंथ। 4 महीने की इसकी लाइफ होती है। आरबीसी 4 महीने तक जिंदा रहती हैं। लगभग 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। एंड द बॉडी रिप्लेसेस देम रेगुलरली। जो हमारा शरीर है लगातार नए आरबीसीज को बनाता रहता है। जो पुराने होते जाते हैं वो नष्ट होते जाते हैं और नए नए हैं वो बनते रहते हैं। शरीर हमारा नया लगातार आरबीसीज को बनाता रहता है। अमेजिंगली our body produces around 2 million blood cells every second। लगभग 2 मिलियन सेल्स हर सेकंड बना लेता है। जो हमारा शरीर है वो 2 मिलियन सेल्स पर सेकंड बनाता है। The expected number of RBCs in a single drop, अगर हम सिंगल ड्रॉप की ब्लड के सिंगल ड्रॉप की बात करें तो उसमें, या माइक्रोलीटर क्या होता है? बहुत छोटी सी अमाउंट होगी माइक्रोलीटर। तो उसमें 4.5 to 6.2 मिलियंस इन मेन, अगर ह्यूमन में मेन की बात करें, और 4 to 5.2 मिलियंस इन वुमेन में ये आरबीसी की अमाउंट होती है। दोनों में, मेन में 4.5 to 6.2 एंड वुमेन में 4 to 5.2 मिलियन। अगला है हमारा वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स मेक अप लेस देन 1% ऑफ ब्लड कंटेंट। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये 1% से भी कम होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। एंड दे फॉर्म वाइटल डिफेंसेस। डिफेंस का मतलब है सुरक्षा प्रदान करना, अगेंस्ट डिसीज, बीमारियां एंड जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। The normal range of the number of white blood cells in a microliter of blood is between
इनका नंबर दिया गया है 3700 से लेके 10,500 तक इनका नंबर होता है एक माइक्रो लीटर अमाउंट की बात करें तो। हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ अ व्हाइट ब्लड सेल्स कैन इंडिकेट डिसीज। अगर ये जो ब्लड सेल्स होती हैं अगर ये बढ़ रही हैं या घट रही हैं, कुछ भी हो रहा है WBCs के साथ में, तो इसका मतलब हो जाता है कि आप पता कर सकते हैं कि कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ डिसीज तो शरीर में ज़रूर चल रही है, क्योंकि नॉर्मल लेवल ऐसे नहीं कम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, एक डिसीज है कैंसर। कैंसर भी जब ये WBCs हमारी होती हैं, इनमें बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, ये बढ़ती रहती हैं लगातार, तो कैंसर बना देती हैं। ये ब्लड का कैंसर हो जाता है इन WBCs की वजह से। तो ये WBCs का लेवल अगर बढ़ता है या घटता है, दोनों ही हानिकारक है। अगली हैं हमारी प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। दीज इंटरेक्ट विद क्लॉटिंग प्रोटीन्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये खून का थक्का बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और इनका काम होता है क्लॉटिंग प्रोटीन से जुड़ना। ये क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब जो थक्का बनाने वाली प्रोटीन्स होती हैं ये उनसे जुड़ती हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करती हैं। अगर कहीं भी कट हो गया है, खून बह रहा है, तो उसको स्टॉप करने के लिए ये प्लेटलेट्स आती हैं। अगर बात करें इनके नंबर की, तो देयर शुड बी बिटवीन 1,50,000 to 4,00,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। 1,50,000 से लेकर 4,00,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में प्रेजेंट हो सकती हैं। जो ब्लड की एक बूंद होती है, ये उसमें अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो सकती हैं। फंक्शंस की बात करें, अगर हम ब्लड के जो हमारा खून है वो क्या क्या काम करता है, हालांकि हमने सारे फंक्शंस देख लिए हैं क्या क्या करता है, लेकिन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ब्लड हैज़ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। ब्लड के बहुत सारे काम हैं जो कि सेंट्रल टू सर्वाइवल हैं, जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो काम है सप्लाइंग ऑक्सीजन टू सेल्स एंड टिश्यूज। ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सेल। जो जरूरी पोषक तत्व हैं उन्हें सेल को प्रोवाइड करता है और उनमें आते हैं एमिनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। ये सारे ही फंक्शंस हम देख चुके हैं अलग अलग, एक बार इन सबको एक साथ में देख रहे हैं हम। इसके अलावा रिमूव करता है ये वेस्ट मटेरियल को, और वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं CO2, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन। जो WBCs होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एंड फॉरेन बॉडीज, जो बाहर से कोई अटैक होता है हमारी बॉडी पे, उससे वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह पे हार्मोन्स को पहुँचाते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं मैसेज एंड कंप्लीटिंग इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। इसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं एसिडिटी को या pH लेवल को, और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में, हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने में भी ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। So thank you guys for watching this session. Stay connected with ITLS Academy. ITLS Academy को फॉलो करिए, YouTube पे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर भी करिए। Thank you very much.